यार, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? चलिए, बहुत अच्छा। तो हम लोग अब तत्वों का भी आवर्त वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कल हमने वीडियो में कुछ चीज़ें आपको बताई थी, 40-45 कुछ क्वेश्चन थे, उसकी प्रैक्टिस कराई थी। आप लोगों ने उसको ध्यान से देखा, याद किया। आगे उसी में थोड़ा सा और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आवर्त सारणी में हमने आपको बताया था कि जो इस तरह से जो क्षैतिज चलता है, क्षैतिज जो लाइनें चलती है उसको हम लोग कहते हैं आवर्त, और जो ऊपर से नीचे इस तरह से चलते रहता है उसको हम लोग कहते हैं वर्ग। आवर्त की कुल संख्या होती है 7 और वर्गों की कुल संख्या हमने बताई थी कल आपको 18। इतनी बात आप लोग के दिमाग में आ गई होगी। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कह रहा है आवर्त सारणी की विशेषताएं, आवर्त सारणी की कुछ विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग और आवर्त में एक और छोटी बात आपको बता दें, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि अगर वर्ग में जैसे जैसे ये वर्ग जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है और आवर्त इस तरह से बढ़ते जा रहा है क्षैतिज के रूप में बाएं से दाएं की तरफ, और वर्ग जो है ऊपर नीचे इस तरह से चल रहे हैं, 18 भागों में बटे हुए हैं। अगर हम आवर्त में बात करें, आवर्त में अगर हम लोग बात करते हैं तो होता यह है कि इसमें जो है अगर एक कक्ष है पहले आवर्त में, पहला आवर्त में अगर एक कक्षा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाती है। मतलब एक आवर्त इस तरह से चला गया और उस आवर्त में जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एक ही शेल में, एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक बढ़ती जाती है। यहाँ एक तो यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आवर्त में जो है एक ही परमाणु में और उसका जो शेल होता है उस शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है जब हम लोग क्षैतिज के रूप में जब आवर्त में चलते हैं तो। लेकिन अगर वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो एक सेल होता है, इसमें 2 सेल हो जाते हैं, फिर 3 सेल हो जाते हैं, फिर 4 सेल हो जाते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम आवर्त में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर बाएं से दाएं बढ़ रहे हैं तो एक ही शेल में जो है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। जबकि वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आ रहे हैं तो उसमें शेल ही बढ़ते जा रहे हैं। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से शेल की संख्या बढ़ती जाती है। तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर बढ़ते जाते हैं तो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ते जाती है। किस में? आवर्त में। आवर्त में जब हम आगे की बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जब बढ़ते जा रहे हैं तो भीतर जो प्लस है और माइनस उनमें क्या हो रहा है? आकर्षण। और जब आकर्षण हो रहा है तो चारों तरफ से क्या हो रहा है? वो छोटा होते जा रहा है। कौन? परमाणु छोटा होते जा रहा है। तो आवर्त में आगे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो उसमें परमाणु का साइज क्या होते जाता है? छोटा होते जाता है। इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल वर्ग को उठाते हैं। वर्ग में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो देखिए उसमें इन 8 चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 8 बातों के साथ क्या कंडीशन होता है आवर्त सारणी में, इसके आधार पर देखिए अगर आवर्त सारणी को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो करीब करीब तत्वों के बारे में ठीक ठाक जानकारी हो जाती है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे जब आते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या अंतर आता है, संयोजकता में क्या होता है, परमाणु का आकार क्या होता है, आयनन ऊर्जा, धातुई गुण, विद्युत ऋणात्मकता, रासायनिक क्रियाशीलता और भौतिक गुण, इन 8 के बारे में हम लोग धीरे धीरे चर्चा करते हैं और सीखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। सबसे पहला है इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है तो देखिए जब हम लोग वर्ग में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आता है तो देखिए बता दें एक बात कि किसी भी कोई भी जो बाह्य सेल है, किसी भी तत्व का जो उसमें इलेक्ट्रॉन जो फिट बैठते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम लोग ये बात करते हैं उसमें कि अंतिम कक्षा में समान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम वर्ग 1 को उठाते हैं, वर्ग 1 और यहाँ पे ले लेते हैं वर्ग 17, एक पहला वाला और एक 18 से ठीक पहले वाला 17 लेते हैं और देखते हैं इसका हम लोग लिखते हैं, इसमें जो भी तत्वों को डाला गया है उनके कुछ नाम लिखते हैं और नाम लिखने के बाद उनमें देखते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। तो वर्ग 1 में कौन कौन सा तत्व आता है? लिथियम और सोडियम। 2 ही एग्जाम्पल लेते हैं, एक लिथियम ले रहे हैं और एक सोडियम।
लिथियम का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इसका परमाणु संख्या 3 और इसका होता है 11। अगर लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 2 और 1, इसको लिखेंगे तो 2 8 1, इस तरह से। तो देख रहे हैं क्या कि लिथियम पहले वर्ग में आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या लिख रहे हैं, तो अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। सोडियम का ऐसे ही लिख रहे हैं, अंतिम में कितने आ रहे हैं, 1। एक और अगर एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम इसका होता है 19, कितना होता है 2 8 2 8 10 8 18 और 1 19, यहाँ भी अंतिम में 1 ही आ रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम जब लिखते हैं तो हम देख रहे हैं कि अंतिम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। किस में, पहले वाले वर्ग में अगर लिखा जाए तो उसके तो वही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एक ही जैसा होता है, उसके अंतिम कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 17 पे चर्चा करते हैं हम लोग, तो वर्ग 17 में कौन कौन आता है आपका, वर्ग 17 में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का होता है 9 होता है। तो जब फ्लोरीन का 9 होता है तो इसका क्या होता है 2 7 9। क्लोरीन का होता है 17, इसका होता है 2 8 7। ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 2 8 18 और 7, कितना हो गया 8 2 10 18 10 28 7 35। इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि अंतिम कक्षा में कितना आ रहा है 7 7 7, ये अंतिम कक्षा है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है एक ही जैसा होता है, उनके अंतिम कक्षा में जो होता है हमेशा समान इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिस तरह से देख रहे हैं हम यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, किस में वर्ग 1 में। वर्ग 17 पे चर्चा करते हैं तो अंतिम कक्षा में 7 7 और 7 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है, कह रहा है कि इसमें कुछ चीज़ें और लिखा है। कह रहा है किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं अर्थात सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। चलिए अब आगे इस पर चर्चा करते हैं। दूसरा, ये वाला आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए कि उसके अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका सेम होता है, माने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। चलिए दूसरा आप समझते हैं इसमें। अब आते हैं संयोजकता पे। पहला हो गया आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया, अब आते हैं संयोजकता पे। संयोजकता का किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। आप देख रहे हैं कि संयोजकता होता क्या है। संयोजकता उसको कहते हैं कि जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में हैं और वहीं किसी दूसरे से पार्टिसिपेट करते हैं, किसी से जुड़ते हैं, देना लेना काम उन्हीं का होता है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी तत्व में जो बाह्यतम कक्षा में ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल जो बताया था आपको कि वर्ग 1 में अंतिम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 1 1 1 था। और वर्ग 17 में जब जा रहे थे तो वर्ग 17 में अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 7 7। तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो बाह्यतम कक्षा में पाए जाते हैं, जो एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह है सोडियम 11 2 8 1 और ये है क्लोरीन 17 2 8 7। अब ये अस्थाई होने के लिए चाहता है कि हमको कोई एक मिल जाए, मतलब कि +1 मिल जाए हमको कोई एक दे देता तो हम 2 8 8 हो जाते, तो पूरी तरह से अस्थाई हो जाते। और ये चाहता है कि कोई हमसे ले ले, तो ये दोनों इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि ये सोडियम कहता है क्लोरीन से कि मेरा एक ले लो, ताकि मैं 2 8 10 होकर के नियॉन बन जाऊं। और क्लोरीन जो है वो कहता है कि ठीक है तब दे दो, तो वहाँ पे वो मिल जाता है उसको। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कौन सा वैद्युत संयोजक बंधन बना लेते हैं। एक पूरी तरह से दे देता है और दूसरा पूरी तरह से ले लेता है। कल हमने चर्चा किया था सहसंयोजक बंधन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पे दोनों दावा कर रहे हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी कह रहा है कि मैं काम चला रहा हूँ आपका वाला ले करके, और वो दूसरा वाला उसका काम ले करके चला रहा है। तो ये सहसंयोजक बंधन था। लेकिन जो वैद्युत संयोजक बंधन होता है उसमें एकदम पूरी तरह से दे देना और ले लेना। तो ये सोडियम जो है वो दे करके Na+ बना लेता है। जो देता है उसके ऊपर प्लस आवेश लगता है, देने वाला धनी है इसलिए उस पर धन आवेश है।
क्लोरीन लेने वाला है, इस पर माइनस आवेश है, ये लेने वाला है, ऋणात्मक इस पर लग जाता है, ये पूरी तरह से दे रहा है, ये पूरी तरह से ले रहा है, इसको कहते हैं वैद्युत संयोजक बंधन। ये बंधन थोड़ा मजबूत होता है, उसके अपेक्षा सहसंयोजक बंधन के अपेक्षा वैद्युत संयोजक बंधन मजबूत होता है। यहाँ देना और लेना पूरी तरह से कंप्लीट। और ये जब ले लेते हैं तो ये बना देते हैं NaCl, और NaCl का मतलब क्या होता है? नमक। कल मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा किया था। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बाह्यतम कक्षा में जो हो और वो जो क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ संबंध बनाने के लिए जो तैयार रहते हैं, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अच्छा, इस पर अब हम लोग बात कर लेकर रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के संयोजी शेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होता है। अतः वर्ग 1 और 2 के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1 और 2 होती हैं। देखिए इसमें और कुछ बातें करते हैं। जैसे दूसरा चीज़ देखते हैं, ये तो क्षार धातुएं थी, आपको मैंने कल ही बताया था कि पहला वर्ग वाला क्षार धातुएं हैं, दूसरा वर्ग वाला मृदा क्षार धातुएं हैं। पहला और दूसरा पे चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि मैग्नीशियम 12, 2 8 2, 2 8 10 2 12, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। उसी तरह से कैल्शियम, कैल्शियम क्या कितना होता है? 20, 2 8 8 2, 8 2 10 8 18 2 20। मैग्नीशियम 12, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 2 है, इसके भी बाह्यतम कक्षा में 2 है। ये दो देना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि हम 2 दे करके ऑर्गन बन जाए, ये 2 दे करके चाहेगा कि हम बन जाए नियॉन की तरह। मतलब दोनों अस्थायी होने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हैं। अब इनको कौन चाहिए? ये सोचेगा कि मुझको कुछ कोई ऐसा मिल जाता जो 2 लेता। जैसे कैल्शियम है 20 वाला और यहाँ पे ऑक्सीजन है 8। अब ध्यान से देखिए, कैल्शियम 20 ये चाहता है कि मैं 18 हो जाऊँ, ऑक्सीजन 8 ये चाहता है कि मैं 10 हो जाऊँ। सब तो स्थायी होना ही चाहते हैं। कैल्शियम चाहता है कि 18 होकर के मैं आर्गन की तरह बन जाऊं, और ये चाहता है कि नियॉन की तरह बन जाऊं। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बाह्यतम कक्षा में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन है जो दे करके और क्या बन जाना चाहता है? ये भी धातु है, देने वाला धातु। ये 2 देना चाहता है, ये 2 लेना चाहता है। अब ये सीए घूम रहा है कि कोई 2 ले लेता मेरा, ऑक्सीजन कह रहा है कि कोई 2 मुझे दे देता, जुड़ जाते हैं दोनों। चल, ये कहता है कि मैं Ca2+ बना देता हूँ, और ये कहता है कि मैं ऑक्सीजन 2- बना देता हूँ, 2 - -2। मतलब ये 2 दे दें और वो 2 ले लें, दोनों मिलकर के CaO बना देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके 2 हैं, उसके भी 2 हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर ये जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये दोनों 2 देना चाहते हैं, ये धातु हैं, इसलिए दूसरे वर्ग में आते हैं। पहले वर्ग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वर्ग में जब आएंगे तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको दूसरे वर्ग में रखा गया है। इसी तरह से वर्ग आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। ठीक, ये मृदा क्षार धातुएं हैं। और आगे अगर इसमें देखते हैं हम लोग, अगर आपको कह देगा कि 2 8 1 और यहाँ लिख देगा 2 8 2, इस तरह से अगर दे दिया जाए तो आपसे कहा जाएगा कि ये बताइए कि ये कौन सा वर्ग है? तो कहेंगे 1 देख करके बता देंगे कि 1 वर्ग है, पहला वर्ग है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए पहले वर्ग में आएगा। 2 8 2 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, आप इस पर देखेंगे कि 2 है, लास्ट में 2 है, इसका मतलब कि दूसरा वर्ग है। दूसरा वर्ग ये बता रहा है 2 8 2, ये दूसरा वर्ग है। ठीक, ये क्षार धातु है, मृदा क्षार धातु है, दोनों क्या है? दोनों धातु। तो वर्ग में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। आगे और इसमें अब थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। तीसरा है इसमें धातुई गुण, परमाणु का आकार या त्रिज्या। परमाणु का आकार या त्रिज्या तीसरा है ना। चलिए तीसरे पे चर्चा करते हैं, परमाणु का आकार या त्रिज्या। ऊपर से नीचे जा रहे हैं, परमाणु का आकार क्या हो बताइए, आप ही सोचिए जरा। ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं, पहले में इतना बड़ा सेल था, पहला सेल, नीचे थोड़ा सा है, एक और सेल बढ़ गया, नीचे थोड़ा सा है, एक और सेल बढ़ गया, एक और सेल बढ़ गया। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे सेल की संख्या बढ़ते जा रही है। पहले 1 गोला, फिर 2 गोला, फिर 3 गोला, फिर 4 गोला,
घूम घूम करके एक सर्कुलर पॉइंट बनाता जा रहा है, सर्कल बनाते जा रहा है। धीरे धीरे परमाणु का क्या आकार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। परमाणु का आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो कह रहा है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ये एकदम आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। पहला वर्ग में इस तरह से है, दूसरा वर्ग 2 हो गए, तीसरा वर्ग 3 हो गए, चौथा वर्ग नहीं, ऊपर से नीचे जब जैसे जैसे आ रहे हैं, पहला में, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आकार क्या होते जा रहा है, त्रिज्या बढ़ते जा रही है। तो इससे क्या होता है, परमाणु हमारा क्या होते जा रहा है, बड़ा। ठीक, परमाणु का आकार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वर्ग में कि कोई भी एक वर्ग ले लीजिए, एक वर्ग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कौन सा लेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, इस तरह से चल रहा है। कोई भी मान लो कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, इसमें एक ही रहेगा। इसमें हो जाता है मान लो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और फिर और आगे बढ़ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बढ़ गया, तो ये हो गया 1 11। देखिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ही उसका है परमाणु संख्या। जब हम आते हैं यहाँ पे सोडियम में 11 वाले में जब आते हैं तो देख रहे हैं कि क्या, इसमें देख रहे हैं कि पहले वाले सेल में 2 थे, ये कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा सेल बनाते हैं, दूसरा सेल में 8 भरते हैं, तो 2 और 8 10। अब 8 से ज़्यादा वो रख नहीं पाएगा, इसलिए तीसरा सेल लाना पड़ेगा और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन फिर भर देंगे। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यही किसी के साथ जुड़ना चाहता है। बाह्यतम कक्षा में सोचता है कोई ले मेरा कि ये सेल ही समाप्त कर दे। जो ही ये किसी को देगा बस ये सेल खत्म, ये सेल खत्म हो गया, क्योंकि दे दिया किसी को एक इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, परमाणु का आकार, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ेगा। ठीक, चलिए तीसरे पे चर्चा हो गई। अब हम लोग आते हैं चौथे पे। चौथा है उसका आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा पे थोड़ा सा पढ़ते, कह रहा है किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से वैसे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि पहले इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के पश्चात दूसरे और तीसरे इलेक्ट्रॉन भी परमाणु से निष्कासित किए जा सकते हैं। इनके लिए आवश्यक ऊर्जाएं क्रमशः द्वितीय और तृतीय आयनन ऊर्जा कहलाती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल से आप लोग को हम समझाते हैं। प्रथम, द्वितीय और 1 2 3 इलेक्ट्रॉनों का एक एक करके निष्कासित करने के लिए आवश्यक होती है। देखिए होगा क्या, मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन को, मान लीजिए कि यहाँ पे एक सेल है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर, 3 3 6 1 7 1 8। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, मान लीजिए पहले को आपने निकालने में, ये पहला वाला तो खुद ही चाहता है कि मैं निकल जाऊं, किसी को दे करके मैं स्थायी हो जाऊं। लेकिन अगर दूसरे या तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी अगर निकाला जाए, बाहर निकाला जाए उसको खींच करके, तो उसको खींचने में तो बल लगेगा ही, क्योंकि भीतर बीच में प्रोटॉन है और प्लस है, ऊपर इलेक्ट्रॉन है माइनस है, दोनों के बीच में एक आकर्षण बल लगा है। तो जब आकर्षण बल उन लोगों के बीच में लगा है तो बाहर खींचने में तो आपको ताकत लगेगी ही। जैसे चुंबक दो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं तो उनको खींचने में आपको क्या लगानी पड़ती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है ना खींचने के लिए बाहर। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है परमाणु, जो बाह्यतम कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगा है, और आपको फिर मन किया कि नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी निकालेंगे, तीसरा भी निकालेंगे, तो भाई साहब दूसरे में और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, तीसरे में और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से जैसे जैसे वर्ग में हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे जो अगर 3 इलेक्ट्रॉन को निकालना हो, E1 मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालना हो, E1 E2 और E3, इस तरह के कंडीशन अगर पाए जाते हैं कि एक को कितना ऊर्जा देना पड़ेगा उनको निकालने के लिए, एक ऐसे ऊर्जा की मात्रा जो किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगाई जाती है, उसी को आयनन विभव कहते हैं।
अब यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले में थोड़ा सा कम बल लगेगा, दूसरे वाले में उससे ज़्यादा बल लगेगा, और तीसरे वाले में उससे भी ज़्यादा बल लगेगा। मतलब उतने ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी उसको बाहर खींच के लाने में। तो इस तरह की कंडीशन पाई जाती है कि कभी भी वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा लगेगी उससे ज़्यादा लगेगी दूसरे वाले को निकालने में, उससे भी ज़्यादा लगेगी तीसरे वाले को निकालने में। ठीक, परमाणु का आकार अतः संयोजी इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते जाते हैं। इसमें नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण बल कमजोर होने। अब देखिए कंडीशन क्या होता है, देखिए इतनी बात जब आप समझ गए तो आप जानते हैं कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो देखिए पहला वाला में मान लीजिए कि ये हम अभी चर्चा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2 है पहले वाले सेल में, दूसरे में 8 है, तीसरे में 1 है, मतलब कि सोडियम है। सोडियम है 11, इसका टोटल परमाणु संख्या है। देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ बीच में नाभिक में प्रोटॉन पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, प्लस। अब ये देख रहे हैं कि ये जो इसके पास वाले हैं प्रोटॉन प्लस है, और ये जो पास वाला सेल है इस पर माइनस माइनस चार्ज है, यहाँ पे ई माइनस है, यहाँ पे ई माइनस है। तो जो नज़दीक है उसके बीच में आकर्षण ज़्यादा होगा। फिर अब दूसरा सेल आता है, दूसरा सेल में क्या होता है कि अब थोड़ी सी दूरी बढ़ गई है, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है, अब थोड़ी सी दूरी बढ़ गई है। तो आप ही बताइए कि जब दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो दोनों के बीच का आकर्षण कम होगा या ज़्यादा? कम होगा। क्लियर है कि मान लो कि जब सटे हुए हैं एक दूसरे के एकदम नज़दीक है तो आकर्षण ज़्यादा है, थोड़ा सा दूर बढ़ गए क्योंकि सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे सेल्स बढ़ते जा रहे हैं। पहला वाला से दूरी दूसरे वाले सेल का होगा, दूसरे वाले सेल से भी तीसरे वाले सेल की दूरी होगी, तीसरे वाले सेल से चौथे वाले सेल की दूरी होगी। मतलब कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी बीच का आकर्षण क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो तीसरा वाला में अगर मान लो कि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूरी बन गई। तो जो नज़दीक के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में आकर्षण ज़्यादा है, उनको बाहर खींच के लाने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इसीलिए बाहर का जो सबसे इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाला जा सकता है थोड़ा सा बल लगा करके। उसके बाद जब पहला सेल अगर मान लो कि इसको बाहर कर दिए तो ये सेल ही समाप्त हो गया, बाहर वाला अगर निकल गया तो ये सेल खत्म। अब दूसरे सेल पे आते हैं तो प्रोटॉन से उसकी नज़दीकी हो जाएगी, मतलब प्लस से माइनस की दूरी थोड़ी सी उससे कम होगी, तो वहाँ के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच कर लाने में कितना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जो सबसे पास में है उसको निकालने में और ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो चूंकि हम बस इतना ही ध्यान में रखेंगे कि परमाणु का आकार जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और जब धीरे धीरे बढ़ते जाता है तो प्लस और माइनस के बीच की दूरी भी बढ़ते जाती है, और प्लस माइनस की दूरी बीच की दूरी जब बढ़ते जाती है तो उनके बीच का जो आकर्षण है वो भी कम होते जाता है। तो जब कम आकर्षण होगा तब सोचो कि एक यहाँ पे चुंबक है, कि यहाँ पे चुंबक है, दोनों के बीच में कोई आकर्षण विशेष नहीं लग रहा है, इतना पर मान लो कि कर दे बहुत कम लग रहा है, इसको आराम से उठाया जा सकता है। अगर ये और नज़दीक आ गया तो थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, पूरी तरह से सट गया और बल लगाना पड़ेगा। तो वही बात है, सेम वही स्थिति बन रही है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ने के चलते पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा, उसके बीच में फिर पीछे थोड़ा सा आकर के एक इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो और ज़्यादा ऊर्जा, उसके नज़दीक और आते हैं और इलेक्ट्रॉन को बाहर करने में ज़्यादा ऊर्जा। तो आयनन विभव का मान क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है आपका इसमें, धातुई गुण। चौथा क्या है आपका, धातुई गुण। चलो ये हो गया हम लोगों का जब। तो पांचवा पे आते हैं, धातुई गुण क्या होगा। धातुत्व तो उसकी बढ़ रही है या घट रही है। कह रहा है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ने लगता है। ऊपर से नीचे जब जा रहे हैं तो धातुई गुण क्यों बढ़ेगा, बताइए जरा। ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो परमाणु का आकार बढ़ते जा रहा है, परमाणु का आकार पहले छोटा था फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, इस तरह से बढ़ते जा रहा है। उसके धातुई गुण क्यों बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर सोचिए, धातुई गुण क्यों बढ़ रहा है। स्पष्ट एक अधातु जबकि अंतिम तत्व। अच्छा कुछ इसमें कुछ दिया हुआ है, देखते हैं क्या है। अवर सारणी में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि धातु सारणी के बाईं ओर है। अच्छा एक सारणी दिया हुआ है इसमें। धातुई गुण क्यों बढ़ रहा है, वो क्यों धातु ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो धातुई गुण इसलिए बढ़ रहा है कि उसकी जो है परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और उसमें
देने की जो क्षमता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर देने की क्षमता है, क्योंकि जैसे जैसे, अच्छा ये बताइए कि जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जा रहा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो ही फुल हो रहा है किसी सेल में, दूसरा सेल आ जा रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जा रहे हैं। फिर वो जब भर गया फिर एक तीसरा सेल बन गया, उसमें भी इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। इस तरह से जब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसके धातुई गुणों में क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है, मतलब कि वो ज़्यादा बड़ा धातु के रूप में भर के आ रहा है। चलिए, ये अगर आप प्रयोग के आधार पर ये देखा गया है ऐसा कि उसमें धातुई गुण जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जा रहा है उस तत्वों का जो धातुई गुण है वो धीरे धीरे उसमें क्या होते जा रही है, वृद्धि होते जा रही है। इस तरह से जो है वो प्रयोगों के आधार पर ये चेक किया गया है। तो ये भी मान लेते हैं कि धातुई गुण बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख रहे थे कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। संयोजकता नो चेंज, परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ रहा है, आयनन ऊर्जा बढ़ रहा है, धातुई गुण बढ़ रहा है, धातुई गुण क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ते जा रहा है। अब विद्युत ऋणात्मकता पे चर्चा करते हैं। ये क्या हो रहा है, कह रहा है कि सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को उसकी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता क्रमशः घटती जाती है। जैसे 17 के हैलोजन तत्वों में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है जबकि हाइड्रोजन सबसे कम विद्युत ऋणात्मक होता है। ये क्या कह रहा है, कह ये रहा है ये कि विद्युत ऋणात्मकता जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जा रहे हैं तो कम होते जा रही है। जैसे अभी आप लोग जब इसको लिख लिए होंगे, देख लिए होंगे, अगर यहाँ नो चेंज नो चेंज, देखिए फ्लोरीन क्लोरीन अगर 17 में आते हैं, वर्ग 17 में, ब्रोमीन आयोडीन वर्ग 17 में देखते हैं कि वर्ग 17 के जितने भी तत्व हैं, 18 से ठीक पहले 18 में जो जितने भी अक्रिय गैसें हैं और 17 में जो है वो जितने भी ये सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं 17 वाले, क्योंकि ये इनको लेने की बेचैनी होती है। लेने की बेचैनी का मतलब ये है कि इनके साथ स्थिति ये है कि सिर्फ ये एकदम पहले तो 18 के बगल में है और पास ही में दिखते हैं वो लोग एकदम पूरी तरह से अस्थायी। अब बताओ कि आपके पड़ोस में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एकदम डेवलप कर रहा है, धनी है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आपके दिमाग में एक ही बात चलती है। क्या चलती है? एक ही टारगेट चलता है कि मैं भी उसी की तरह हो जाऊं। यहाँ तक कि आप उसके एग्जाम्पल भी हर जगह देते रहते हैं कि भाई साहब वो उसके पास ये है वो है, हर तरह की उनके पास सुविधा है। और उनके ठीक पड़ोस में रहते हैं ये 17 वाले, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब नीचे तक इस तरह से पड़ोस में रहते हैं। तो उनको मन क्यों नहीं करेगा कि हम इनके जैसा स्थायी हो जाए? इसीलिए इनको ज़्यादा बेचैनी होती है कि कोई हमें दे दे, सिर्फ एक। इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है केवल। इनके अंतिम कक्षा में 7 हैं और ये 8 होना चाहते हैं। अब समस्या इनके साथ ये है कि ये चाहते हैं कि एक कोई दे दे। जब प्रयोग किया गया, इनको देखा गया, जब जा करके शोध किया गया तो देखा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा, इन सब में, इस 17 वाले में सबसे ज़्यादा बेचैनी किसको है? सबसे ज़्यादा कौन पकड़ना चाहता है, कौन लेना चाहता है, कौन विद्युत ऋणात्मक है? विद्युत ऋणात्मक का मतलब कि कौन ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बेचैन है। तो इसमें चेक किया गया कि उसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन था, जो सबसे ऊपर वाला है, 9 वाला। ये 9 वाला सबसे ज़्यादा बेचैन है। उसके बाद 17, उसके बाद 35, और ये कितना होता है? आयोडीन, आयोडीन का कितना होता है? 9 + 8 17, 17 और 18 35, और ये 18 अगर जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8 5 13 5 53, ये 53 हो गया आयोडीन। अब इनमें क्या है ये देख रहे हैं कि इनकी बेचैनी देखने के बाद जब देखा गया कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक उन चारों में, सारे विद्युत ऋणात्मक हैं लेकिन उन चारों में सबसे ज़्यादा बेचैनी किसको है? कौन सबसे ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ करके तुरंत जुड़ना चाहता है, तुरंत चाहता है कि हम अस्थायी बन जाए? तो इसमें सबसे ज़्यादा फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। उसके बाद है क्लोरीन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है आयोडीन।
अगर पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्वों का एक बनाइए ग्रुप, कौन सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक, उससे नीचे क्लोरीन, उससे थोड़ा कम, उसके नीचे ब्रोमीन, उससे थोड़ा कम, उसके नीचे आयोडीन, उससे थोड़ा कम। तो ये प्रयोगों के आधार पर देखा गया कि जब ऊपर से नीचे जब वर्ग में आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे घट रही है, कम होते जा रही है। तो ये विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घट रही है। विद्युत ऋणात्मकता क्या हो रही है, घट रही है। ठीक। चौथा है रासायनिक क्रियाशीलता, चौथा नहीं सातवां है रासायनिक क्रियाशीलता। ये क्या हो रहा है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ये सारे प्रयोग के आधार पर किए गए हैं, ये सारे प्रयोग किए गए हैं और देखे गए हैं। तो हम आपको बता दें कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम आते हैं तो धातुओं की जो क्रियाशीलता है, किसी के साथ एक्टिव, किसी के साथ रिएक्शन करने की जो उनकी कंडीशन है, जो रिएक्शन करने का जो उनका क्या कह सकते हैं, रिएक्शन करने, वही क्रियाशीलता कह सकते हैं। उसकी क्रियाशीलता जो है, किसी के साथ जुड़ने की क्रियाशीलता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। कब, जब ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ आते हैं। लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, उदाहरण के लिए कह रहा है कि लिथियम सबसे कम क्रियाशील है जबकि फ्रांसियम सबसे अधिक क्रियाशील है। जब पहले वर्ग में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो लिथियम सबसे कम क्रियाशील है। लिथियम का होता है परमाणु संख्या 3, 2, 1, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब मृदा धातुओं में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, क्षार धातु में जब, या मृदा में भी अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आ देखते हैं तो वहाँ पे लिथियम जो है कम क्रियाशील है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा उसके नीचे उस सोडियम है, उससे ज़्यादा और है। इस तरह से बढ़ते 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 नीचे की तरफ हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि क्रियाशीलता उसकी क्या होती जा रही है, किसी के साथ जुड़ने की जो है बेचैनी, जुड़ने की जो बेचैनी है वो बढ़ रही है, तो क्रियाशीलता बढ़ते जाती है। तो इसका मतलब कि रासायनिक क्रियाशीलता जो है वो बढ़ रही है। क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता के क्रम निम्नलिखित हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, एक चीज़ आपको बता दें, कहाँ गया डस्टर, इसमें दिया है क्या, लिथियम, इससे ज़्यादा होता है सोडियम। ठीक, लिथियम है, इससे ज़्यादा है सोडियम। उसके बाद आपका है, इससे ज़्यादा है आपका पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा है आपका रुबिडियम, इससे भी ज़्यादा आपका है सीजियम और फ्रांसियम, CS, और उससे ज़्यादा है फ्रांसियम। ये इनके बढ़ने की बेचैनी है। ये वर्ग 1 है, वर्ग 1 के हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इस तरह से इनकी क्रियाशीलता जो है जब ऊपर से नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो आता है। इसमें होता है हेलिना के रब कशफर, इस तरह से होता है। वर्ग 2 में जब हम आते हैं तो इसमें भी देखते हैं, वर्ग 2 क्या है, मृदा क्षार धातुएं हैं, वो तो केवल क्षार धातुएं थे, मृदा क्षार धातुएं हैं। इसमें दिया हुआ है Be मतलब कि बेरिलियम, इससे ज़्यादा है मैग्नीशियम, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम। इतना ही याद रखिए, अभी आप केवल 3 ही, बस इतना ही याद रखिए कि जब ऊपर से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है वो बढ़ते जाती है, मतलब कि दोनों लोगों से जुड़ने का उनका बेचैनी ज़्यादा बढ़ते जाता है। तो ये हो रहा है, बढ़ रही है। लास्ट अब हम लोग को पढ़ना है, एक चीज़ और बता दें आपको कि ऊपर से जब नीचे हम लोग आते हैं, देखिए ये पहला भाग है इधर का है, जिसमें कि 1 पहला भाग जो शुरू में जो बाएं साइड का जो होता है, ये क्षार धातु और मृदा क्षार धातु है। ये वर्ग 1 में 1 और 2 जब ऊपर से नीचे के जाते हैं, ये सारे धातु हैं। धातु का हमने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि धातु जो होते हैं उनके वो इलेक्ट्रॉन को क्या देना चाहते हैं, वो दे करके, और धातुई गुण का मतलब ये होता है कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। ठीक, लेकिन जब सेकेंड भाग में जाते हैं, सबसे अंतिम में जब जाते हैं, अंतिम में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ अधातु पाए जाते हैं, तो जहाँ पे अधातु होते हैं, धातु और अधातु में एक अंतर है कि जब ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है वो क्या हो रही है, अभिक्रियाशीलता उनकी बढ़ रही है। लेकिन अधातुओं की ऊपर से नीचे जब आएंगे इधर,
अधातुओं के जब अभिक्रियाशीलता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक, मतलब कि धातु जब ऊपर से नीचे जाते हैं, वर्ग में जाते हैं, तो उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, और अधातुओं में जब अभिक्रियाशीलता क्या होती जाती है, घटती जाती है। लास्ट है इसका भौतिक गुण। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई तत्वों के भौतिक गुण, मतलब कि द्रवणांक और क्वथनांक आदि क्रमशः घटते जाते हैं, किंतु घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि भौतिक गुण उनका जो है घटता है। किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो उनके भौतिक गुण जो होते हैं वो क्या होते जाते हैं, घटते जाते हैं। मतलब कि उनका क्वथनांक और द्रवणांक, मतलब कि उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धीरे धीरे नीचे की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो ये तो थे आवर्त सारणी की विशेषताएं सिर्फ वर्ग में। ये वर्ग पे चर्चा हो रही थी कि वर्ग में जब ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो क्या होता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। इसको अगर 1 या 2 बार अगर इस वीडियो को देखा जाए तो मेरे समझ से सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आवर्त के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मज़े लीजिए, खूब बढ़िया से पढ़िए।